ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने स्टैंट्रो पहली क्लास में देख लिया था। तो अब दूसरा जो इसका टॉपिक है, वो है जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं उनको समझने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक हम पीछे नाम नाम पढ़ के आए हैं। जो सबसे पुराना मेथड है, क्या था वो? इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज तो। ठीक है, दूसरा है एक्सट्रोस्पेक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, जेनेटिक्स और डेवलपमेंट मेथड, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी, क्लिनिकल, फिर केस हिस्ट्री, क्वेश्चनर और साइको एनालिटिकल मेथड। जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे वो पहले 8 हैं। जो नीचे वाले हैं 9, 10 और 11, इनके बारे में डिटेल में चर्चा इसमें नहीं करेंगे। मैं यही इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में क्या होगा कि जो भी आप कोई केस मिलेगा, आपको केस स्टडी में एक केस मिलेगा, उसके ऊपर आप डिटेल में गहराई से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करोगे रिसर्च के द्वारा। लेकिन केस हिस्ट्री में क्या होगा, आप उसकी पूरी बैकग्राउंड उसका चेक करोगे कि क्या क्या उसकी रही है। मतलब आज के टाइम पे उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही है, उसके पास्ट के ऊपर रिसर्च होगी, उसकी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च होती है इसमें। क्वेश्चनर मेथड, एक पर्टिकुलर एक फॉर्म बनाया जाता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसमें पार्टिसिपेंट्स को अपने जवाब लिखने होते हैं, तो ये क्वेश्चनर मेथड है। और साइको एनालिटिकल मेथड से हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, तो जिसने वो नहीं देखा है तो वो पहले लेक्चर वो देख ले। इसमें पहला आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, कि खुद को क्या करना, ऑब्जर्व करना। क्या मीनिंग है इंट्रोस्पेक्शन का या फिर सेल्फ इन्फेक्शन इंस्पेक्शन, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होता है टू लुक विद इन, कि अपने अंदर देखना, अपने आप को ही एनालाइज करना, अपने आप की ही जांच परख करना। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आता है। इंट्रोस्पेक्शन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ देखना। टू एग्जामिन, किस चीज को एग्जामिन करने के लिए, किस चीज की जांच करने के लिए? वंस ओन थॉट्स, अपने ही विचारों की, अपने ही इमोशंस की, अपनी ही जजमेंट की और अपने ही परसेप्शंस की। तो सिंपल है। इन दिस मेथड ए पर्सन एग्जामिन्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं वो, थ्रू हिज फीलिंग्स एंड इमोशनल प्रोसेसेस। दिस मेथड वाज मोस्टली यूज्ड बाय द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और वो कौन थे? विलियम वुंड थे। इन्होंने इसको ज्यादा यूज किया है और इनके शिष्य ने, जो कि टिचनर थे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू टिचनर, इंट्रोस्पेक्शन इज द गेटवे टू साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले चीज तो गेटवे टू साइकोलॉजी, ये कौन सा मेथड है? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। फिर गेटवे टू साइकोलॉजी, इंट्रोस्पेक्शन को गेटवे टू साइकोलॉजी, ये किसने बोला है? तो ये टिचनर ने बोला है। और इन्होंने क्या बोला है टिचनर ने? कि एक, क्योंकि ये गेटवे है तो बेसिक मेथड भी यही है। बेसिक है तो एंशियंट भी यही है। ठीक है, तो चाहे आपको गेटवे पूछ ले, चाहे आपसे बेसिक मेथड पूछ ले, चाहे आपसे एंशियंट मेथड पूछ ले, तो ये वही है। और ओल्डेस्ट करके भी आपको मिल सकता है। एक्सट्रोस्पेक्शन इज द इंट्रोस्पेक्शन टर्न आउटवर्ड, कि वो दृष्टि जो बाहर की तरफ मुड़ गई है, किससे? जो एक्सपीरियंसर है उससे। तो उसको एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोल देंगे, कुछ इसमें खास बात नहीं है। दिस इट्स प्रोसेस इज द सिमिलर टू दैट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, प्रोसेस सेम होगा, पर देखना ही तो है, देखने का प्रोसेस होता है कि आप अंदर देख रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन, बाहर देख रहे हैं तो एक्सट्रोस्पेक्शन, लेकिन प्रोसेस सेम होगा दोनों का। कंस्ट्रक्टिव ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रोस्पेक्शन, कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें जिसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसकी नॉलेज की क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये है आपका एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। अब है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रोस्पेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक्सट्रोस्पेक्शन आप नियर बाय ऑब्जेक्ट से करते हो और ऑब्जर्वेशन आप कहीं दूर एक डिस्टेंस से करते हो।
ठीक है, इसमें भी क्या करना होता है, दूसरों को एनालाइज करना है, दूसरों को निरीक्षण करना है, दूसरों को ऑब्जर्व करना है। ए पर्सन स्टडीज द मेंटल रिएक्शंस ऑफ अदर्स, कि जो भी मानसिक उनके रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक कम्युनिटी हो सकती है, कोई कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीइंग, उनको देखना, और रिकॉर्ड करना उन इवेंट्स को इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। रिकॉर्ड करना है लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में करना है। इन ऑर्डर टू नो द कॉज एंड इफेक्ट और म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, पीवी यंग ने ये ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज किया है। इन्होंने क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड एज ए सिस्टम ऑफ डेलिब्रेट स्टडी। एक्सट्रोस्पेक्शन डेलिब्रेट भी हो सकता है, और मतलब डेलिब्रेट मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से करोगे इसे। तो जो एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड है वो अपनी इच्छा से भी कर सकते हो आप, और बाय चांस भी आप किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, उसको देख लेते हो आप। ठीक है, लेकिन ये होगा आपकी इच्छा से, कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अगर गलती से हो गया है कि कोई ऑब्जर्व, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड में नहीं जाएगा, वो एक्सट्रोस्पेक्शन में जाएगा। तो डेलिब्रेट स्टडी थ्रू द आई, सो दैट ग्रुप बिहेवियर, या तो किसी ग्रुप का बिहेवियर, या फिर कॉम्प्लेक्स कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, एज वेल एज सेपरेट यूनिट्स, या फिर जितने भी ग्रुप में लोग हैं उनका अलग अलग अध्ययन करना। कंपोजिंग द होल कैन बी स्टडीज। तो पीवी ने ये बोला है, चाहे एक इंसान की, चाहे उस इंसान के ग्रुप में स्टडी करो, चाहे अकेले में करो, या फिर पूरे ग्रुप की करो, या फिर एक बड़े ग्रुप की करो, लेकिन ये डेलिब्रेट स्टडी होगी और उनको ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन। पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इज टू परसीव द नेचर, यानी कि जो भी किसी ग्रुप का नेचर है, किसी एक इंसान का नेचर है, उसको परसीव करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। एक्सटेंट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स विद इन कॉम्प्लेक्स सोशल फेनोमेना, कि मतलब कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स उसको ऑब्जर्व करना। तो ये इसका उद्देश्य है कि किसी कल्चर के बारे में जान पाओगे आप, कौन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कौन कितना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसके बारे में भी जान पाओगे। तो ये था आपका अवलोकन और निरीक्षण विधि, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर इसके बाद अगला आता है इसमें एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अगर किसी ने रिसर्च नहीं की है तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे टर्म्स है इसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूज होती हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वही एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यहाँ पे भी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या थी, कि किसी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हो, या फिर कोई भी एक प्रोसेस करके देखते हो, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड भी वही है, कि जो आप मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करोगे वो किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करोगे। थ्रू एक्सपेरिमेंटल method, the mental activities of a person are studied under a controlled environment। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ठीक है, तो यही सेम चीज लिखी हुई है इसमें भी, कि कंट्रोल्ड सिचुएशन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लिखा मिल जाए, कंट्रोल्ड सिचुएशन लिखा मिल जाए, सब कुछ सेम चीज। ये था आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। इसके बाद आता है जेनेटिक और डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट या फिर जो जेनेटिक्स है, जेनेटिकली उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब कोई भी एक इंसान है, मान लिया ये बच्चा है, जन्म होते ही आपने इसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या इसके रिएक्शंस हैं, क्या क्या इसकी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या इसकी मेंटल एक्टिविटीज हैं, क्या क्या फिजिकल। फिर क्या किया आपने, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये गुड़िया थी तो थोड़ी सी बड़ी हुई, तो फिर इसमें आपने ऑब्जर्व किया इसी को। इनकी कोई एक इंसान या फिर कोई एक ग्रुप आप ले लो, और अलग अलग टाइम के उसके व्यवहार को आप नोट करो। वही है जेनेटिक्स और डेवलपमेंट मेथड, यानी कि जिस जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज्म या उस ग्रुप की डेवलपमेंट होती जाए, वैसे वैसे आप पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के बाद उसको नोट, उसके जो फाइंडिंग्स है उसको नोट करते जाएं, तो वो जेनेटिक मेथड हो जाएगा। इन दिस द चाइल्ड इज स्टडीड फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके टिल द स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल
डेवलपमेंट, कि जब तक उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये है आपका जेनेटिक डेवलपमेंट, कि जब उसके जन्म से लेके और जब तक उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसकी स्टडी करनी है। दूसरे शब्दों में इसको बोलें तो अकॉर्डिंग टू जेंटन 1978 में, JANDAON ये थे, दिस इज ए रिसर्च मेथड इन विच द साइंटिस्ट स्टडीज द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कोई ग्रुप भी हो सकता है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे उसी ग्रुप की उन्होंने बार बार स्टडी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन देयर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होंगे, जो भी उसकी विशेषता में परिवर्तन होंगे, तो वो इसमें आ जाएंगे। द लॉन्गिट्यूडनल मेथड, अब ये 1989 में दूसरे मनोवैज्ञानिक थे, JANDEN, ये भी जेंडन ही बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में, तो ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, द लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड करके भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो है वो किसको बोला गया है। तो ये जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड को ही बोला जाता है। इन्वॉल्व ए रिसर्च अप्रोच इन विच द साइंटिस्ट स्टडीज सम इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर lives, noting the changes will occur in their behavior and characteristics over time। सेम ही चीज बोली है, बस थोड़े से शब्दों को आगे पीछे कर दिया इसने, लेकिन चीज सेम ही बोली है इसने, कि एक ही ग्रुप लेना है या फिर एक ही इंसान लेना है, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ लाइफ पे या फिर जो भी उनका टाइम है उसके अलग अलग पॉइंट पे इनको ऑब्जर्व करना है। तो ये था आपका जेनेटिक मेथड। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको पता भी है, आजकल जो भी जॉब वगैरह चलती हैं मिलती हैं, तो इंटरव्यू के बिना मिलती नहीं है। तो इंटरव्यू में एक या एक से ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं, और जो भी इंटरव्यू देने वाला है, जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो उनके सवालों के जवाब देता है। करते क्यों है? ताकि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको क्या किया जा सके, एनालाइज किया जा सके कि ये बौद्धिक स्तर पे उतना कैपेबल है भी कि नहीं। तो इंटर मतलब इंटरनल, और व्यू मतलब टू ऑब्जर्व, यानी कि उसके अंदर झांकना। जो जिसको भी वो जॉब दे रहे हैं, तो उसके अंदर झांक के देखते हैं कि क्या ये इस कैपेबल है कि इस जॉब में फिट हो पाएगा। ठीक है। इंटरव्यू मीन्स ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी, कितनी उसमें क्षमता है, कितना उसके पास ज्ञान है, ऑफ ए पर्सन थ्रू ए कन्वर्सेशन विद अनदर पर्सन। तो कम से कम इसमें दो लोग चाहिए, एक सवाल पूछने वाला, एक सवाल का जवाब देने वाला। ठीक है। और जो सवाल पूछने वाले हैं वो एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। मीनिंग क्या है इसका? बाय नोइंग द इंटरनल characteristics of some facts or events in a planned manner, the cause effect relationship found between them has to be found out। कि मतलब जब आप उसकी एबिलिटी, उसका ज्ञान का पता कर लेते हो, उसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं, कि जैसे मान लिया ये है जो सवाल का जवाब दे रही है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये आंसर कर रही है उनका। तो जब इसकी आंतरिक विशेषताएं जो हैं वो पता चल जाती हैं, तो उसके बाद ये कोज एंड इफेक्ट है, कि मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसका आइडिया उन्हें लग जाता है एक प्लान्ड मैनर में कि ये फिट है कि नहीं। At least two persons are required in this method. In this, one is researcher और other is subject। कि पहला तो होगा वो जो सवाल पूछेगा, उसको इन्होंने रिसर्चर बोल दिया है, और दूसरा होगा जो सवालों के जवाब देगा, और उसको बोल दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और रिसर्चर। तो ये था आपका इंटरव्यू मेथड या फिर साक्षात्कार विधि। और क्या है इसमें? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कर्लिंगर, इन्होंने क्या बोला है कि इंटरव्यू क्या है। आजकल तो देखा होगा आपने कि वर्चुअली इंटरव्यू हो जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग ली और वो स्क्रीन, उनकी स्क्रीन ऑन करवा के, वीडियो ऑन करवा के इंटरव्यू ले लिए जाते हैं। लेकिन करलिंगर ने क्या बोला है 1974 में, कि इंटरव्यू क्या है, एक फेस टू फेस इंटरपर्सनल सिचुएशन है, यानी कि आमने सामने इसमें बैठना जरूरी होता है। फेस टू फेस सिचुएशन होगी इसमें, इन विच वन पर्सन, द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेने वाला है, सिक्स आंसर, वो जवाब ढूंढता है अपने क्वेश्चंस के, डिजाइंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। जो भी उसकी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे संबंधित वो सवाल पूछेगा, और जो सब्जेक्ट है वो उनके जवाब देगा। तो ये कर्लिंगर ने बोला है। ठीक है।
और मनोविज्ञान में जो मेथड है इन साइकोलॉजी, दिस मेथड इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से भी यूज किया जा सकता है ये, एज वेल एज ऑक्सिलरी मेथड। क्या मतलब है इसका? इंडिपेंडेंटली मतलब कुछ जॉब आपने देखी होंगी, आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि कुछ जॉब होती है कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस होती है, उसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट मेथड हो गया इनका, कि इंडिपेंडेंटली इन्होंने बस इंटरव्यू को ही मेन माना और उसी के आधार पर जॉब को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सिलरी मेथड में आप पहले ले लो कि पहले टेस्ट हुए उसमें, एक पीवाई क्यू का टेस्ट हुआ, एमसीक्यू वाला, ऑब्जेक्टिव हुआ, एक सब्जेक्टिव हुआ, फिर इंटरव्यू आया, तो ये ऑक्सिलरी मेथड की तरह यूज होगा इंटरव्यू। तो ये इसका मतलब है। दिस मेथड इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम, कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, फिर इसके बाद डिटेल में फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके और डिटेल में स्टडी कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट इंटरव्यू मेथड। इसके बाद आता है सर्वे, कि जैसे जनसंख्या का सर्वे होता है आजकल, चुनाव के टाइम पे सर्वे होते हैं कि क्या, किस लोगों का क्या मूड चल रहा है पार्टी के बारे में। ठीक है, यानी कि लार्ज स्केल पे डाटा को कलेक्ट करना, या फिर लार्ज स्केल पे लोगों की मनोदशा को जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है या फिर जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो है सर्वे मेथड। सर और सोर मतलब ओवर, और वियर और वोर मतलब टू सी, ओवर टू सी, यानी कि ऊपर से जब हम देखेंगे किसी चीज को, क्योंकि सर्वे जो होता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन का होता है, और कोई एक या दो इंसान मिलके ऊपर से इस पूरे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। टू लुक अबव और ऑब्जर्व मीन्स टू ऑब्जर्व एन इवेंट और सिचुएशन बाय लुकिंग इट फ्रॉम अबव, ऊपर से देखना होता है इसमें। ठीक है, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज वास्ट, बहुत बड़ी फील्ड है इसकी, बहुत बड़ा क्षेत्र है मनोविज्ञान का। दैट इज देयर आर सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच द स्टडी ऑफ ए वेरी लार्ज कम्युनिटी इज नेसेसरी। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा इसका एरिया होगा, तो रिसर्च का या फिर साइकोलॉजी की स्टडी का भी एरिया उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सर्वे मेथड क्या है, इस चीज को सोल्व करता है, इस प्रॉब्लम को, कि बड़ा सैंपल चाहिए या फिर बड़ी लेवल पे स्टडी करनी है, तो ये बेस्ट है उसके लिए सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ए सोशल सर्वे इज यूजुअली a डिटेल्ड description ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। एक सोशल सर्वे जब भी होगा, स्पेशल सोशल सर्वे, किसी एक समाज का सर्वे जब भी होगा, तो ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर रादर देन प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि जिससे पॉपुलेशन के पार्ट में प्रॉब्लम चल रही है बस उसी की स्टडी इसमें होती है, ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन का इसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है और डिटेल उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो एक चीज तो हो गई ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो सर्वे है, अगर एक सैंपल पे किया जाए रादर देन पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन की बजाय एक सैंपल पे सर्वे किया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, सैंपल सर्वे। तो ये था आपका सर्वे मेथड। तो स्टडी हमेशा हम किसी रिसर्च के थ्रू ही करेंगे, तो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत काम आएगी आपको इसमें। है। अब करलिंगर ने सर्वे मेथड के लिए क्या बोला है कि सैंपल सर्वे, 1973 में, सैंपल सर्वेज ट्राई टू डिटरमाइन द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, कि जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हम रिसर्च में पढ़ के आए हैं, जिसने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले। तो जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या उनके बीच में रिलेशन है आपस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने किए थे, ठीक, कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वो, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है उनका, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इंडिपेंडेंट ज्यादा है, डिपेंडेंट ज्यादा है, तो इस तरह से, और म्यूचुअल रिलेशन, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो सर सैंपल सर्वे इस चीज को डिटरमाइन करता है, इस चीज से हमें अवगत कराता है। सर्वे रिसर्च शेड लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट रियलिटीज ऑफ पीपल एंड देयर बिलीव्स। ये जो सर्वे रिसर्च होगी, क्योंकि इससे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है, और जब डिटेल में किसी चीज के बारे में आप जान जाओगे,
तो उसकी इम्पोर्टेंट जो रियलिटीज, मतलब उसकी जरूरी और गैर जरूरी चीजें, सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। रियलिटीज ऑफ पीपल एंड देयर बिलीव्स, जो उनके मान्यताएं हैं, जो उनके ओपिनियन हैं, जो उनके एटीट्यूड हैं, जो मोटिवेशन हैं, जो बिहेवियर है, सबके बारे में एक पूरा का पूरा ब्यौरा देता है सर्वे। सैंपल सर्वे अटेम्प्ट, इसके विपरीत जो सैंपल सर्वे होगा वो क्या करेगा? ये थी कंप्लीट सर्वे की बात इसमें, और ये है सैंपल सर्वे की बात। अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द इंसिडेंस, distribution and interrelations among sociological and psychological variable. Survey and research focuses on people, the vital facts of people and their beliefs, opinions, attitudes, motivation and behavior. तो सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज डिफरेंस और कर्लिंगर ने ये बोली है ये भी, तो इसको हटा भी सकते हैं। तो ये था आपका सर्वे मेथड कंप्लीट। अब इसके बाद अगला जो मेथड आता है वो है केस स्टडी मेथड। कि आपने किसी केस का अध्ययन करना है। अब केस क्या है? वो केस कोई एक आदमी भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक कल्चर भी हो सकता है पूरा का पूरा, कोई एक पूरी की पूरी कम्युनिटी हो सकती है, कोई पूरा का पूरा राज्य हो सकता है, कोई पूरा का पूरा जिला हो सकता है, कोई पूरा का पूरा देश हो सकता है। तो मतलब कंप्लीट में, होल में जब स्टडी करते हैं, जो आपको मिल जाए उसकी बिल्कुल अंदर तक गहराई तक जांच करना, गहराई तक उसका अध्ययन करना, तो ये केस स्टडी मेथड आता है। इनमें केस स्टडी, ए कंप्लीट स्टडी ऑफ ए पर्सन, पूरा का पूरा अध्ययन करना किसी पर्सन का, किसी ग्रुप का, या फिर किसी सिंगल सिंगल पर्सन का, सिंगल पर्सन कम्युनिटी इज इट डन बाय कंप्लीट लाइफ इंफॉर्मेशन इज obtained about the behavior pattern and interrelationship of life action and reaction। मतलब कंप्लीट उसका, कि उसके क्या क्या बिहेवियर रहे हैं, क्या क्या उसका पैटर्न चला है बिहेवियर का, तो सारी चीजें इसमें नोट की जाती हैं उसकी। In this study, an attempt is made to find out through analysis what is the main reason for the abnormal behavior of the person। और जब किसी के बारे में आप गहराई से अध्ययन कर लोगे, तो यानी कि इसके मूल कारण को आप पता लगा सकते हो कि ये खुश है तो किस कारण से है, दुखी है तो किस कारण से है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, 1956 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि केस स्टडी इज ए मेथड बाय विच द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, बी इट ए पर्सन, कि सोशल यूनिट होनी चाहिए, यानी कि समाज में वो यूनिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। या तो कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई एक पूरा परिवार हो सकता है, कोई एक पूरा इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एक पूरा कल्चर, कोई एक पूरा ग्रुप, कोई एक एंटायर कम्युनिटी। उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाता है, और फिर लास्ट में उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये था आपका केस स्टडी मेथड, और ये थे जो भी मेथड साइकोलॉजिकल प्रोसेस में उसके समझने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे मेथड्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।